हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में। तो फाइनली हम अपना पार्ट 7 लेके आ चुके हैं। अभी तक हमने पार्ट 6 छह पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, हमारे फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो टू हीरो सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी। एंड अभी तक आपको जितने भी लेक्चर मैंने कराए आई होप समझ में आए होंगे। और उससे पहले जितने भी लेक्चर स्टार्ट हम कर रहे हैं उससे पहले मैंने आपको एक जरूरी जानकारी दी है कि 1 अप्रैल से हमारे पेड बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से क्लास 12th और क्लास 10th के ग्रुप क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें 15 स्टूडेंट है। अगर आपको इसकी कंप्लीट वीडियो देखनी है जब हमने लॉन्च करा है कोर्स, ठीक है, 1 वीक पहले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में से जाकर देख सकते हैं। इसमें कंप्लीट कोर्स की डिटेल है। ठीक है, और हमारे जो अदर कोर्सेज हैं, ठीक है, आर्ट्स से रिलेटेड, आर्ट्स की डिटेल यहाँ पर नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्ट्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, अगर 1 अप्रैल से नहीं होंगी तो 10 अप्रैल से जरूर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। ठीक है, आपका सपोर्ट मैटर करता है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 सेकंड में वो पेज निकाल लूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद समझाया था कि कैसे हम गॉसेस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। पहले गॉसेस थ्योरम करवाई थी। गॉसेस थ्योरम क्या होती है? किसी भी क्लोज सरफेस से होकर जो फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है परपेंडिकुलरली, ठीक है, उसकी जो उसका जो अमाउंट आएगा, जो फ्लक्स का अमाउंट आएगा, वो कितना आएगा? उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस थ्योरम थी। फिर हमने क्या करा? गॉसेस थ्योरम को प्रूफ करा। ठीक है, गॉसेस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद हमने दूसरी चीज करी। क्या? हमने गॉसेस थ्योरम की हेल्प से हमने कूलॉम्स लॉ प्रूफ करा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि, ठीक है, ताकि अगर आप वो वीडियो ना देख कर आए हो तो मैं आपको दिखा दूं कि हमने ये सारे न्यूमेरिकल करे हैं। एंड उसके बाद हमने एरिया वेक्टर मैंने आपको कल समझाया था। उसके बाद मैंने आपको ये गॉसेस थ्योरम प्रूफ कराई थी जो कि ये है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ गॉसेस थ्योरम प्रूफ कराया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम क्वेश्चन भी साथ में करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है, वो भी हमने कंप्लीट करना है। तो कंसीडर, अभी मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा ठंडा भी हो रहा है। तो यहाँ देखो, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है आई कैप। आई कैप मीन्स समझ रहे होगे ना? आई कैप मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, पहले मैं एक्सिस बना लूं। देखो, ठीक है, थोड़ा नीचे को होगा तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स, मैं कलर चेंज कर दूं, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड whose plane is पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। मतलब स्क्वायर लिया हुआ है हमने यहाँ पे, है ना, जो कि इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा यहाँ पर बनाऊं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये स्क्वायर है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। समझ पा रहे होगे? ठीक है, अगर ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो यहाँ पर सीन क्या बनेगा? जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, है ना। देखो, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, आई होप समझ भी पाए होगे कुछ बच्चे। ठीक है, तो ये मेरे पास प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, ये वाई जेड, ये वाई एक्सिस इधर को है और जेड एक्सिस इधर को है। तो एक्स एक्सिस कहाँ को होगा? बाहर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, ये आपकी तरफ को जा रहा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी तरफ को जा रहा है तो इस प्लेन की डायरेक्शन कहाँ को होगी? परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, मतलब कहाँ को होगी? बाहर को होगी, ऑब्वियसली। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ई और ए के बीच में, कितना बनना होगा? 0। क्लियर है? तो मेरे को क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। ठीक है, आई हैव टू फाइंड अ फ्लक्स। सो फाई ई इक्वल्स टू, वो आएगा आपका ई
ए 1 सेकेंड ई ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ई कितना दिया है 10 3 × 10⁻³ और एरिया कितना होगा देखो साइड 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड विच इज 10 × 10। अब देखो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 × 10⁻, 1 सेकेंड में आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये साइड दी हुई है विच इज 10 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आपने मीटर में बदला होगा तो क्या करा होगा 100 से डिवाइड दिया होगा, है ना। तो अगर ये 100 ऊपर आएगा तो 10⁻⁻² के फॉर्म में आएगा, समझ लो ना इस चीज को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10⁻⁻4। क्यों? क्योंकि इस साइड का 10⁻⁻², इस साइड का 10⁻⁻², ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻4 बना दिया। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या सीन होगा, ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे पावर 1 3 + 2 5, ठीक है। 3 × 10⁻5 - 4, ये तीनों मिलकर 5 बनाया, ये -4, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना बचा 30 × 10, बिकॉज 5 - 1 5 - 4 इज 1 एंड विच इज 30। तो कितना आए 30 आया। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका इसका जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, समझ पा रहे होगे ना, ठीक है। न्यूटन पर कूलम किसकी होती है, ई की होती है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है ना फिर भी, तो आप क्या लिखो 1 सेकेंड, मैं 1 सेकेंड इस कैमरा फिक्स कर दूं, 1 सेकेंड। एक्चुअली टेक्निकल टीम मैं खुद ही हूँ यहाँ पे तो इसलिए देखो इतनी सुबह मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको ये समझ में आया ना 30 × न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका जो आंसर आ गया यूनिट के फॉर्म में, यूनिट भी मैंने मेंशन कर दिया और आंसर भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। मतलब अब वही दोबारा बात बोल दी, एक सेकंड। अब देखो क्या कह रहा है, ये प्लेन था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था, जैसे मैंने बताया ये एक्स एक्सिस था, इन दोनों की डायरेक्शन सेम। अगर मैंने प्लेन को थोड़ा टिल्ट कर दिया ऐसे ये, तो इन दोनों के बीच में ई और ए के बीच में कितना एंगल बना 60 डिग्री। तो वहां पर हमने cos 0 रखा था ऊपर, अब cos कितना रख देंगे 60 डिग्री। क्लियर है? सब कुछ सेम है, बस आपको यहाँ पर cos 60 रख देना है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूं, देखो ये कितना होगा 5e = 2, ठीक है। अब देखो एक चीज है यहाँ पे, इस पूरे को सॉल्व करके ना ई ए को सॉल्व करके E × A को सॉल्व करके कितना आ रहा है 30 आ रहा है। वैसे यहाँ पर फ्लक्स कितना आएगा, अगर वो से टिल्ट कर दिया तो फ्लक्स की वैल्यू होगी E A cos थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह कितना रख दूंगा E A cos 60। अभी मैंने E A की वैल्यू पीछे प्रूफ की है विच इज 30, है ना। और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो 15 × 2 = 30। तो फ्लक्स कितना आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म बता दूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखो जब हम चार्ज को एक बड़े अमाउंट पे लेते हैं ना, तो जनरली हम अगर एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो डिस्क्रीट पैटर्न पे चलता है, मतलब फिक्स नंबर पे चलता है। जैसे मैंने आपको क्वांटाइजेशन कंडीशन समझाई थी जब मैंने शायद सेकंड पार्ट समझाया था, सेकंड पार्ट में आई थिंक सो, मैं को अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं कौन से पार्ट में है, बट फर्स्ट या सेकंड पार्ट में होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, किसी चार्ज वायर के कारण, अगर इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये निकालते हैं पहले, ठीक है। तो देखो, लेकिन उससे पहले आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेज निकाल के पहले इससे समझाता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 तरीके का होता है। पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आफ्टर दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी,
ओके, आफ्टर दैट दो तीन ठीक है, वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो सीन क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, मींस 1 मीटर पर कितना चार्ज है, 1 मीटर पर कितना चार्ज है, पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, वही लीनियर चार्ज डेंसिटी है। या डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया ना, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसे दिखाता है सिग्मा से। सो पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और मत मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी विच इज डिनोटेड बाय रो, विच इज क्यू बाई वी। वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अब यहाँ सीन क्या देखो, अभी पहली जो एप्लीकेशन है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब मेरे पास यहाँ पर वायर है कहने को तो है मेरे पास वायर। ठीक है, तो देखो ओके, तो ये मेरे पास वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, कुछ ऐसे, समझ पा रहे हो ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ ऐसे। क्लियर है? एक सेकंड में इसको दोबारा चार्ज लगा दूं, मैंने इसको एक्चुअली चार्ज से निकाल दिया था। ओके, तो इसमें चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो कुछ ऐसे, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। पहले मैं यहाँ पर फिगर बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ ऐसे, ये ठीक है। तो हमें इसे गॉसिस, क्योंकि ये गॉसिस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो गॉसिस लॉ की हेल्प से इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो पहले क्या कहता है, एक क्लोज सरफेस बनाओ। तो इस वायर से होते हुए क्लोज सरफेस क्या होगा, सपोज दैट ये एक वायर है, इतनी लेंथ का आपने लिया, वैसे इनफाइनाइट है बट हम इस पर स्टडी कर रहे हैं, इतने इलाके पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। इसके चारों ओर कैसा गॉसियन सरफेस हो सकता है, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल होगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल होगा, विदाउट मतलब इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं। इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस हो सकता है, लेकिन कैसी शेप का होगा, सिलेंड्रिकल होगा। एक सेकंड उसको प्रॉपर बना लो थोड़ा। ओके, लगभग लगभग सेम आ चुका है, बट ठीक है। ओके, अब इनको मिला देते हैं ताकि ये सिलेंडर दिखे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर निकालना है। मतलब इस वायर से आर डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किसी चार्ज पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। मतलब ये एक वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का मतलब, अगर इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पर मैं कोई क्यू चार्ज रखता हूँ तो उस पर कितना धक्का लगता है, यही प्रूफ कर रहा हूँ बस। समझ में आया ना? एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि गॉसेस थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। तो कहाँ अप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हो रही है। किसके थ्रू, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के थ्रू, जिस पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया ना? ठीक है, आप देखो सीन क्या होगा। तो इस वायर से इस जो गॉसियन सरफेस हमने लिया, इसके 3 पार्ट है। देखो ये वाला कर्व सरफेस और अगेन सर्कुलर पार्ट। ठीक है, सो वी कैन डिवाइड गॉसियन सरफेस इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो पहला पार्ट सर्कुलर। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लिखूं, दूसरा जो पार्ट है वो है आपके पास कर्व सरफेस पार्ट। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है वो अगेन सर्कुलर पार्ट है।
पहले आप मतलब तो समझे ना कि हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। तो सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट के कारण अब देखो यहाँ पर सर्कुलर पार्ट है, तो पहले सर्कुलर पार्ट को देखो, पहला पार्ट देखो ये। तो मैंने बताया था कि अगर आप गॉसेस थ्योरम लगाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, आप कंप्लीट एरिया के साथ सीधे नहीं निकालोगे, पहले आप छोटा एरिया मानोगे, उसके बाद सबका इंटीग्रेट करोगे, है ना। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा एरिया ले लोगे ये, ठीक है, ये छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कहाँ को होगी, इसके ऊपर लिया है ना, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो हो जाएगा आपका DS1। क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज रखूं तो इसको कहाँ को धकेलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को हो गई, इधर को। समझ रहे हो, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो कर्व सरफेस पास को पार्ट को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ भी एक छोटा सा एरिया वेक्टर मानेंगे। ठीक है, बस मैं चेक कर लूँ कि मेरे से छुप ना रहा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, तो छुपने के तो चांसेस नहीं है। अब देखो सीन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। कैसे कैसे टेस्ट करोगे, अगर यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो कहाँ को धक्का देगा, बाहर को। ठीक है, और अगर इस छोटा सा जो एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन में कहाँ को होगी, DS2, ये भी बाहर की तरफ होगी। दूसरा केस ये वाला, अगेन यहाँ पर एक कर्व सरफेस, सॉरी एरिया वेक्टर लोगे, 1 सेकेंड, इसमें थोड़ा ये बाहर को आ गया, तो यहाँ पर भी एक एरिया वेक्टर लोगे छोटू सा, इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, बाहर की तरफ होगी, है ना। तो कुछ ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका DS3। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर की तरफ होगी, कुछ ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दोनों के बीच में कितना एंगल, अगेन 90 डिग्री। तो कहने का मतलब सर्कुलर पार्ट जो है उसमें जो आपका DS1 है वो परपेंडिकुलर है ई के। समझ पा रहे हो, कहने का मतलब होगा जो थीटा इक्वल टू होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। सेकंड जो है आप देख पा रहे होगे जो DS2 है वो पैरेलल है ई के, तो कहने का होगा थीटा इज इक्वल टू, 1 सेकेंड, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री, कॉमा लगा के आप आगे लिखोगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सर्कुलर पार्ट अगेन जो तीसरा सर्कुलर पार्ट है ये वाला, इसमें क्या है आप देख पा रहे होगे जो DS3 है वो परपेंडिकुलर है किसके, ई के। कहने का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। तो तीन पार्ट में हमने गॉसेस थ्योरम को, सॉरी, तीन पार्ट में हमने गॉसियन सरफेस को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू थ्री ऑल सर्फेसेस। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, इस क्लोज सरफेस, क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस के कारण जो टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा फाई ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। पहला और तीसरा वाला जो सरफेस है वो तो क्या है आपके पास, दोनों सर्कुलर है, और जो बीच वाला है वो कर्व सरफेस पार्ट है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकालना होगा, फाई इज इक्वल्स टू, तो फाई वन की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ पहले। फाई वन होगा इंटीग्रेशन ई DS1 कॉस जीरो, आई बात समझ में, सॉरी कॉस जीरो या कॉस 90, कॉस 90। ठीक है, यहाँ पर कितना बना रहा है, कॉस 90। ई और DS1 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कॉस 90, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नॉट कॉस 90, ओनली 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे प्लस ई DS2 कॉस जीरो। सेकेंड वाले में कितना एंगल बन रहा है देखो, मैं रीचेक भी कर रहा हूं ताकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैमरे के सामने लगातार पढ़ाने में कि ध्यान
मीन्स लगातार आप पढ़ाओ ना 1-2 घंटा, तो वो ध्यान इधर उधर हो जाता है डाइवर्ट, तो कभी कभी 90 की जगह 0 लिखा जाता है, तो कभी ऐसा हो तो माइंड मत करना। ठीक है, मैं लिखूंगा सही बट मुंह से गलत निकल सकता है, मतलब 90 की जगह 0 बोल सकता हूँ, तो वो उसको माइंड मत करना। ठीक है, मीन्स अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो ह्यूमन, राइट? सो आई कैन डू द मिस्टेक ऑल्सो। सो DS3, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा अगेन कॉस 90 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला सर्कुलर पार्ट और ये वाला, मीन्स फाई 1 और फाई 3 की जो वैल्यू आएगी, 3 की जो वैल्यू आएगी वहां पर 90 डिग्री लगाना हमें पड़ेगा। तो कॉस 90 जीरो होता है, तो पूरा पोर्शन जीरो हो गया, ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, बचा कौन सा, सेकेंड वाला पार्ट। तो फाई की वैल्यू जो टोटल फ्लक्स आएगा थ्रू कर्व सरफेस पार्ट, वो कितना आएगा, जितना उसमें चार्ज होगा बाय गॉसेस थ्योरम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, तो इंटीग्रेशन ई इसमें से बाहर आ गया, जो निकालना है विच इज DS2, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटीग्रेशन DS2। क्लियर है? समझ में आया ना यहाँ तक? ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दोगे, अगर मेरे को टोटल फ्लक्स यहाँ पर 5 बोला है, ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेशन DS2 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी? देखो, इस टोटल जो सिलेंड्रिकल मेरे पास सिलेंडर है, ये टोटल सिलेंडर है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी मान लेता हूँ मैं, L मान लेता हूँ, है ना? जितना मैंने गॉसियन सरफेस लिया है वो सिलेंड्रिकल लिया है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, L। तो छोटे छोटे गॉसियन सरफेस अगर मैं इस कर्व सरफेस में ले रहा हूँ, तो टोटल इसका क्या लूंगा, कर्व सरफेस एरिया लूंगा, विच इज 2πRL, E इंटू 2πRL Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन RL। क्लियर है? सो Q अपॉन L क्या है, व्हाट इज Q अपॉन L हियर? तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2π को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं एक काम करता हूं, इसको 4π बनाने की कोशिश करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड दे दूंगा, क्यों? क्योंकि 1/4π की वैल्यू हमें पता होती है, तो इजीली हम पुट कर सकते हैं उसको, है ना? तो यहाँ पे 1 सेकेंड में इसको निकालू। ओके, सो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 × 2, 2 × 4, तो ये बनेगा आपका 1/4π इंटू 2। अब देखो Q अपॉन L मैंने अभी आपको समझाया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, है ना? तो Q अपॉन L की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा होती है ना? तो Q अपॉन L की जगह लिख दूंगा लैम्डा अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, ये आता है कितना, 1/4π 2 लैम्डा अपॉन R। तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखो, जो E एंड R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो कहने का मतलब हो गया, अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बनाऊं, तो थोड़ा मैं हट जाता हूं, मेरे कहीं इसके फ्रंट पे तो नहीं आ रहा हूँ, एक सेकंड में चेक करता हूँ। यहाँ पर R है और यहाँ पे E है। क्लियर है? एक सेकंड, लेट मी चेक। ओके, नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा ये। क्लियर है? तो आप ये फॉर्मूला डेफिनेटली नोट करें, ठीक है, जितना मैंने समझा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। E इज इक्वल टू 1/4π 2 लैम्डा अपॉन R, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको जरूर नोट करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन चार्ज शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। वो बेसिक चीजें क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी चार्ज शीट से, तो पहले हमें वहां पर क्या निकालना है, बेसिकली हमें वहां पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर लेमडा आया था, तो वहां पर क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, विच इज सिग्मा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जो ये फॉर्मूला है ना, ये देखो आर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ से ये है डिस्टेंस आर, ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ से जितना जितना दूर जाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, लेकिन आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, वहां क्या सीन होता है, देखो। 1 सेकेंड।
एरो नहीं बननी रे बाबा। अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, ये सही टाइम पे ना सीधा नहीं बनता है। आपने मेरे पिछले लेक्चर भी देखे होंगे। तो जब मैं इसको प्रॉपर अच्छे से बनाना चाहूंगा ना, तो ये नहीं बनेगा। ओके, बन गया। ठीक है। तो मुझे लगा कि अभी वही दिक्कत ना आए दोबारा। वैसे दिक्कत तो नहीं आती, वो थोड़ा पहले से क्या होता है कि व्हाइट बोर्ड में लिखने की आदत थी ना। तो अब डिजिटल बोर्ड से आ गए, बहुत चीज आ गई, तो उसमें उसमें ढलने में टाइम लगता है। बट नो इशू, इट विल, आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे ही हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप समझ में आया। ठीक है। अब देखो सीन क्या होगा। देखो चार्ज शीट में हमने कम्प्लीटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बट जनरली से हम कहते हैं इनफाइनाइट चार्ज शीट, बट हमने उसका कुछ हिस्सा लिया है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके चारों ओर मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है। तो इसके चारों ओर जो गॉसियन सरफेस होगा, इससे होते हुए जो गॉसियन सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इधर को जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के इसके आसपास मान लेते हैं। ठीक है। कुछ ऐसा। नॉट गुड। देखो इससे होकर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे। ये हो गया। एंड पीछे को भी कुछ इस तरीके से। ठीक है। आई होप आप इसको ग्रैब कर पा रहे होगे अच्छे से। अगर कोई डाउट होता है इसके बावजूद, फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। ये अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ या तो इधर को जाएगा या तो उधर को जाएगा। समझ रहे हो ना, ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर को जाएगा या तो यहाँ को जाएगा। तो गॉसियन सरफेस ने क्या करा, उसको कवर कर लिया पूरा। ठीक है। तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। ठीक है। अब सीन क्या होगा, देखो इसके तीन पार्ट है दोबारा। पहला क्या, कर्व सरफेस पार्ट। दूसरा क्या, दो सर्कुलर पार्ट। वो सेंटर का मत करना, वो मैं बताया कि इमेजरी पार्ट वहां से होते हुए गया है, जो गॉसियन सरफेस है वहां से होते हुए गया है, वो कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है, वो पूरा कर्व सरफेस के अंडर में आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा इतना। ठीक है। तो तीन पार्ट दोबारा बने इसके। तो टोटल फ्लक्स हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले वाले में निकाला, बट यहाँ एंगल चेंज होंगे, यहाँ ध्यान देना बस, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल का चेंज होना। देखो कैसे, यहाँ पर नोटिस करना पहले, ये मैंने क्या लिया, एक एरिया वेक्टर लिया। ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक एरिया वेक्टर लिया, जिसका नाम मैं लिख लेते हैं। इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे बाहर को होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, DS1, है ना। और यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा, E, कुछ इधर को। आप देखो दूसरा, ये एक छोटा सर्कुलर पार्ट है। ठीक है। जिसमें जो डायरेक्शन होगी कहाँ को होगी, यहाँ बाहर की तरफ होगी, है ना, ये DS3। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ को होगा, बाहर की तरफ होगा। इसको 3 बोल दिया क्योंकि सेकंड वाला मैं ये वाला बोल दूंगा। ठीक है। तो अब कर्व सरफेस पे भी ले लेते हैं एक एरिया वेक्टर। ठीक है। ये कुछ ऐसे एरिया वेक्टर ले लिया, विच इज DS2। ओ सॉरी, नो 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 नो, ये तो मेरे मुंह से निकल गई। ये E होगा। ठीक है। और ये होगा DS2। क्या, परपेंड एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ठीक है। तो मैंने गलती से उधर को बना दिया, तो अपने शिक्षक को क्षमा करें। अच्छा, तो देखो यहाँ जो थीटा है विच इज 0, यहाँ थीटा है 90, यहाँ अगेन 0। तो टोटल फ्लक्स पे चर्चा करेंगे, तो उससे पहले हम लिखेंगे दिस गॉसियन सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे एग्जाम में। तो पहला पार्ट है सर्कुलर।
ठीक है। तो जो ये सर्कुलर पार्ट है इसमें जो आपका डी एस वन है वो पैरेलल है ई के, ठीक है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है वो है आपका कर्व सरफेस पार्ट, दैट मीन्स डी एस टू इज परपेंडिकुलर टू ई, देख पा रहे होगे आप। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक बार पढ़ाते पढ़ाते मैंने परपेंडिकुलर, ओके मैं रीचेक कर लूँ इसको, परपेंडिकुलर 90, परपेलर 0 एंड परपेंडिकुलर अगेन 90, ओके। एक बार मैं पढ़ाते पढ़ाते जीरो, एक स्टोरी बता रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैंने पैरेलल मुझे पता था, जीरो आई नो बिकॉज इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, आई नो दैट, गलती से मैंने 90 डिग्री लिख दिया, जैसा भी मैंने वहां पर साइन बना दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि टीचर से भी गलती हो सकती है कभी, तो इसको माइंड ना करे, ठीक है। मैं तो हर वीडियो में समझाता हूँ कि टीचर इज ऑल्सो ह्यूमन। तो ये देखो यहाँ पे, इसके बाद नंबर थर्ड, हाँ लेकिन गलत नहीं पढ़ाएगा टीचर, ये ध्यान रखना, गलत बिल्कुल नहीं होगा। ये छोटी मोटी चीजें हो सकती है लेकिन गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ds3 is again parallel to E, that means theta again equals to 0। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो तीन पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, कर्व सरफेस पार्ट, अगेन सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट में क्या है आपका ds1 पैरेलल टू ई है, ठीक है। तो वहां पर थीटा इक्वल टू 0 हो गया। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट आप देख पा रहे होगे वो है आपका पहला सर्कुलर पार्ट था, दूसरा कर्व सरफेस पार्ट है सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस पार्ट में जो ds2 है वो परपेंडिकुलर है ई के, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा पार्ट है सर्कुलर अगेन, तो ds3 पैरेलल है ई के, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहां सीन क्या होगा, वही चीज समझनी है। तो टोटल फ्लक्स सेम आएगा, कहने का मतलब हो गया सेम आएगा, मतलब जो फाई ई निकलेगा टोटल फ्लक्स वो निकलेगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। डीएस मतलब छोटा एरिया, टोटल टोटल क्लोज सरफेस के कारण। और वो कितना होगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। मीन्स पहले पहले सरफेस के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, तीनों के कारण फ्लक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, फाई वन टोटल फ्लक्स फाई है, तो फाई वन की वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ई डी एस वन कॉस जीरो प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस टू, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होगे ना, जो पहला सरफेस है वो 0 डिग्री पर है ना। तो मत मीन से दोनों के बीच में एंगल 0 बना है, दूसरे में 90 डिग्री है इस बार। तो यहाँ पर cos 90 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री cos 0। अब आपको पता है cos 90 कितना होता है, 0। तो जो बीच वाला है, ये वाला सरफेस है, ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। कर्व सरफेस के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, 0 ऑब्वियसली, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे हीट कर रही है, ऐसे जा रही है, सरफेस है, सरफेस से ऐसे बाहर निकल रही है, ये सरफेस है, इससे ऐसे बाहर निकल रही है, कुछ ऐसे बाहर निकल रही है। तो सरफेस कर्व सरफेस तो इधर है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो सामने मतलब रहेगा, तो सामने कैसे पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है। तो सर्कुलर पार्ट में देखो, वहां किस में मतलब था, कर्व सरफेस से मतलब था, सर्कुलर पार्ट से मतलब नहीं था, तो अपने आप कैंसिल हो गया। फिजिक्स की यही मतलब खूबी है, कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या सीन होगा, तो मेरे पास बचा ई, मैं यहाँ बाहर ले सकता हूँ क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया, तो ये बचा इंटीग्रेशन डी एस वन। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी मैं ई बाहर ले लूंगा लास्ट वाले से, तो इंटीग्रेशन डी एस थ्री। क्लियर है? अब देखो क्या सीन होगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन डी एस वन बराबर है इंटीग्रेशन डी एस थ्री के। ऐसा क्यों, दोनों का टोटल एरिया कितना मान लेता हूँ ए। ऐसा क्यों माना मैंने, क्योंकि दोनों सरफेसेस क्या है, सर्कुलर है, तो दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। तो टोटल जो एरिया आएगा दोनों का सेम आएगा। तो फाई ई जो टोटल फ्लक्स है वो आएगा आपका ई ए, और यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई ए। क्लियर है? यहां तक समझ में आया ना, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होता है बाय गॉसिस थ्योरम, तो वहां पर गॉसिस थ्योरम लगा दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई,
ई इज इक्वल टू कितना है, वो आएगा आपका। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, देखो पहले क्या करोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मेरे से यहाँ पर एक गलती हो गई, पहले इसको सॉल्व कर लेते। देखो ds1 की जगह तो मैंने a लिख दिया था ना, तो यहाँ पर ds3 की जगह भी तो a लिखूंगा, तो ea प्लस ए कितना हो जाएगा, 2ea हो जाएगा। मैं वही सोच रहा कहाँ पर गड़बड़ हुई। तो देखो ds1 की जगह मैंने क्या लिखा, a लिखा ना, तो यहाँ भी तो इसकी जगह भी तो a लिखूंगा, तो ea प्लस ए कितना होगा, 2ea हो गया। ठीक है, तो e इज इक्वल टू कितना होगा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब मुझे पता है जो Q अपॉन ए होता है वो कितना होता है, सिग्मा, जिसे क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने बताया था आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई यहाँ पर, E इज इक्वल टू कितना आ गया, वो आया आपका Q अपॉन ए को सिग्मा बोला अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख पा रहे होगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो आप सरफेस से 5 मीटर दूर लो या सरफेस से 10 मीटर दूर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही आएगी। मतलब उस पर आर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो ना, मतलब आर के कारण उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। 5 मीटर दूर बाकी कंडीशन अगर सेम है, 5 मीटर दूर वही रहेगा जो 10 मीटर दूर रहेगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे क्लास।